अब हम बात करेंगे टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इससे पहले कि टेंस तीनों टेंसों को मिलाकर कुल 12 पार्ट होते हैं, जिनमें से इसके 11 वीडियोज मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो उन वीडियोज को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक के माध्यम से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम टेंस में बात करने से पहले ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है, उसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, और कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। तो अगर आप टेंस को कैसे पहचाना जाए ये सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर इसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे टेंस को बताया है कि कैसे आप कौन से टेंस को पहचान सकते हैं। तो अब जो टेंस है, ये टेंस का आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें क्या होता है कि इसको पहचानने के लिए इसमें जो वाक्य रहेगा उस वाक्य के अंत में आपको देखिएगा तो रहा होगा, रही होगी और ते रहेंगे, यानी जो कुछ भी होगा वो रहा होगा, रही होगी, यानी फ्यूचर की बातें होंगी। और फ्यूचर में भी हम देखते हैं कि रहा होगा, रही होगी, ये शब्द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये जो समय है, ये समय दिया हुआ होता है, जिससे हम इसको ये पहचानते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें क्या होगा, जैसे वह 2 घंटे से सो रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो यानी जो कुछ भी बातें होंगी। और इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन कहां कहां यूज होंगे, तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन आई वी है उसके साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें वर्ब, जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तब वह वर्ब का 4th फॉर्म हो जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको अब हम देखते हैं। तो टेंस बहुत इजी है, लेकिन इसको इजीली आपको करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ कौन सी क्रिया प्रयोग होगी और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये याद रहना चाहिए। और टेंस में हर टेंस का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है। तो अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नेगेटिव यानी कोई नकारात्मक शब्द नहीं रहेगा और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, यानी एकदम साधारण, तो क्या हो जाएगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए आप याद रखिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो कहां पे शैल हैव बीन लगाना है और कहां पे विल हैव बीन लगाना है उसको हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि वर्ब कौन सा है। तो जहां पे वर्ब है, वर्ब को हम उसके वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब की 4th फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ अदर वर्ड रहेगा उसको हम प्रयोग करेंगे। और अदर वर्ड के बाद जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें समय दिया हुआ होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में समय के लिए निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग होता था। लेकिन
यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यहां पे क्या होगा कि समय के लिए फ्रॉम या फॉर का प्रयोग होगा। यानी जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट का मतलब एक निश्चित बिंदु होता है, तो निश्चित समय के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो निश्चित और अनिश्चित में भेद नहीं कर पाते, उन्हें यह समझ में नहीं आता कहां पे हम फ्रॉम का प्रयोग करें और कहां पे फॉर का प्रयोग करें। तो उनके लिए एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन को आप याद रखिए, तो आपको कभी भी फ्रॉम या फॉर यानी निश्चित या अनिश्चित के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी लाइन याद रखिए कि घंटा, मिनट, सेकंड, साल, महीना, दिन, ये सब क्या होते हैं, ये सब अनिश्चित समय है, यानी इनके साथ फॉर का प्रयोग होगा। बाकी आपका कोई भी, चाहे वो कुछ भी दिया रहे समय, वो सब आप फ्रॉम का प्रयोग यानी निश्चित, यानी आपको अगर वाक्य में आप याद रखिए, इसको आप मिला लीजिए, अगर ऐसा दिख रहा है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं, जैसे राम 2 घंटे से नहा रहा होगा, यानी रहा होगा तो ठीक है, लेकिन 2 घंटे से इसमें समय दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के बाद फिर आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो राम विल हैव बीन, फिर नहाना का बाद उसमें आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, तो बाथिंग, फिर 2 घंटे से, यानी 2 घंटे, यहां पे घंटा शब्द जैसे कि है तो यानी उससे मिल रहा है, हम यहां पे क्या करेंगे, फॉर, ये अनिश्चित है तो फॉर 2 आवर्स। तो इसके बाद अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी जब वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होगा तब हम उसे नकारात्मक वाक्य कहेंगे। तो अफर्मेटिव और निगेटिव के स्ट्रक्चर में बहुत छोटा सा अंतर है, और वो अंतर केवल इतना है कि जहां पे हम शैल हैव बीन या विल हैव बीन को एक साथ लिखते थे, अब हम शैल या विल के बाद नॉट लगा देंगे, फिर हम हैव बीन लिखेंगे। बाकी सेम पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम के लिए यू, ये सेकंड पर्सन है तो विल। अब इसी विल के बाद अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक जो शब्द होगा उसके लिए जो हम नॉट का यूज करेंगे वो शैल या विल के तुरंत बाद ही नॉट लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही। तो यू विल नॉट हैव बीन, पढ़ना का रीड, उसमें आईएनजी लग जाएगा क्योंकि इसमें फोर्थ फॉर्म लगता है। अब देखिए सुबह से, तो ये निश्चित है क्या अनिश्चित है, तो इनमें से देखिए, तो सुबह से यानी इनमें से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये निश्चित है, तो यहां पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, मॉर्निंग। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, यानी कोई प्रश्न आ जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर यह है कि अगर वाक्य के पहले क्या, क्यों ये शब्द आते हैं तो हम शैल हैव बीन में से या विल हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से शैल या विल को हम सब्जेक्ट से पहले, यानी जो क्या या क्यों वाक्य के पहले आया है उसकी जगह हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिख के तब हैव बीन कब, या कह सकते हैं कि जैसे निगेटिव में था, तो निगेटिव में क्या था कि शैल नॉट हैव बीन, यानी शैल हैव बीन या विल हैव बीन के बीच में शैल के तुरंत बाद नॉट आ गया था। तो अगर इंट्रोगेटिव है तो वाक्य के पहले जब क्या क्यों रहेगा तो वही शैल या विल के बाद हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, शैल विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर समय के लिए फ्रॉम या फॉर लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे।
क्या वे 4 घंटे से फुटबॉल खेलते रहे होंगे? तो क्या शब्द पहले आया है, यानी हम जो भी क्या, क्यों, कैसे वाक्य के पहले आते हैं उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्या की जगह, चूंकि थर्ड पर्सन है तो विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दे, हैव बीन, फिर उसके बाद प्ले का प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 4 o'clock, यानी 4 बजे से। निश्चित है कि समय दिया हुआ है, निश्चित एकदम कि 4 बजे से, 4 घंटे से नहीं दिया गया है, इसलिए यहां पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब कि ऐसे वाक्य जो नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो। तो अब इसमें इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या अंतर है? तो इसमें बस छोटा सा अंतर है कि हम पहले शैल या विल को लिखेंगे, क्योंकि क्या, क्यों, कैसे पहले है, तो उसके लिए शैल या विल को पहले लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जैसे हम निगेटिव में शैल या विल के बाद नाट लगाते थे, अब वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि हम सब्जेक्ट के बाद नाट लगाएंगे, तब उसके बाद हैव बीन, यानी जो शैल हैव बीन या विल हैव बीन है, जब इसमें निगेटिव आएगा तो शैल या विल के बाद नाट, और जब इंट्रोगेटिव होगा तो शैल या विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो शैल या विल के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर नाट लिखेंगे। इतना ही अंतर है, बाकी बाद का पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसे ही रहता है जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। तो इसमें क्या हम लोग 2 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहे होंगे? 2 दिन से, तो इसमें क्या है, घंटा, मिनट, सेकेंड, साल, महीना, दिन। तो दिन आ गया, तो दिन इसका मतलब क्या है, अनिश्चित है, तो इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो हम है तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद नाट, नाट के बाद हैव बीन लगाने के बाद फिर पढ़ते रहे होंगे, यानी स्टडी में आईएनजी लग जाएगा तो उसकी 4th फॉर्म हो जाएगा। तो स्टडीइंग, क्या पढ़ रहे थे, इंग्लिश। उसके बाद 2 दिन से, दिन निश्चित नहीं है तो इसलिए फार का प्रयोग, फिर 2 days, यानी 2 दिन से। अब जब